हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू बेटा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस को। आज हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए सीखते हैं। आपके पास दो कॉइल हैं, कॉइल 1 और कॉइल 2। कॉइल 1 को आपने अटैच कर दिया है एसी सोर्स के साथ और कॉइल 2 को आपने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, क्योंकि ये एसी सोर्स है तो करंट लगातार बदलेगा और करंट लगातार बदलेगा तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। और जब ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 के साथ लिंक होगा तो कॉइल 2 का फ्लक्स चेंज होगा और अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि ईएमएफ और करंट क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। ये फिनोमिना तो क्या था बेटा, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस था। ठीक है, तो आपका कहना ये है कि इस डेल्टा बी की वजह से, डेट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से I2 क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से पड़ोस वाली कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस, तो क्या ये कॉइल खुद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है? इनिशियली तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हुआ और फिर वो इसके साथ जाकर लिंक हुआ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस कॉइल 1 में भी एक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है, मतलब उसी कॉइल में करंट का इंड्यूस होना, जिस कॉइल में से करंट लगातार क्या कर रहा है, वेरी, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, अगर I चेंज करेगा तो B चेंज करेगा तो I2 इंड्यूस होगा। ठीक है, दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट कॉइल 1 उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में खुद भी तो है, इस वजह से कौन इंड्यूस होगा, I1 इंड्यूस होगा। ठीक है, अब I1 की एक डायरेक्शन होगी और उस डायरेक्शन के बारे में क्या बोला गया है, पढ़ते हैं। सच डैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन C1। I1 की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। ये कुछ नहीं है बेटा, ये सिमिलर स्टेटमेंट है जो कि लेंज़ लॉ की थी। ठीक है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, पहला एग्जांपल क्या है बेटा, मेरे पास एक ये कॉइल है और ये बोल्ड वाला हिस्सा आपकी तरफ है और डॉटेड वाला हिस्सा पीछे की तरफ है। ठीक है, और उसमें से करंट पास कर रहा I और उसकी डायरेक्शन अगर मैं इस तरफ से देखूं तो कैसी है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर I इंक्रीज़ करने लग जाए, ठीक है, तो आपको पता है कि B भी क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज़ करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अब B की डायरेक्शन निकाल लेते हैं बेटा। B की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है राइट हैंड पाम रूल। करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाइए, जो थंब होगा वो आपको B की डायरेक्शन देगा। तो B की डायरेक्शन कैसे है, अंदर की तरफ है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस कॉइल में से I लगातार चेंज हो रहा है तो B भी लगातार चेंज हो रहा है और उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल खुद भी तो है, तो इसकी वजह से इसमें क्या इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा जो कि इस B का, जो कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसका क्या करे, अपोज करे। क्लियर है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ का अपोज तो बेटा ऐसे होगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नोटिस करें, जैसे ही करंट बढ़ा तो इंड्यूस करंट डेवलप हुआ और इंड्यूस करंट और इस भारी करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है आपको बात? ठीक है, सेकंड केस देखिए। अब कॉइल में मान लो करंट घटने लगा तो मैं बोलूँगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो इंड्यूस करंट इस तरीके से आएगा, वो इस घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। तो आप कह सकते हैं कि इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। तो करंट की डायरेक्शन कैसे है बेटा, ऐसे है। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्लॉकवाइज, मतलब I इंड्यूस इस बार सपोर्ट कर रहा है किसको, जो भार वाला I है। क्लियर है बात? इस केस में अपोज कर रहा था और इस केस में क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। नोटिस करें कि जब I इंक्रीज कर रहा है तो जो इंड्यूस करंट था वो अपोजिट डायरेक्शन में आया था, है ना। तो मतलब देखो, ये करंट किसने प्रोड्यूस किया, अपने आप सिस्टम ने प्रोड्यूस किया। तो सिस्टम इस बढ़ते हुए करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो मतलब सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से बिहेव कर रहा है इस I के लिए। क्लियर है बात आपको? और इस केस में जब I घटा तो इंड्यूस करंट कैसे आया बेटा, सेम डायरेक्शन में आया। मतलब सिस्टम ने एक करंट को जनरेट किया सच डैट उस I इंड्यूस और इस बाहर वाले I की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। ठीक है, मतलब अगर जब आपका बाहर से करंट घट रहा है तो सिस्टम एक करंट को क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है सच डैट इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट क्या बना रहे, सेम बना रहे। तो सिस्टम यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है, बैटरी के जैसे, मतलब एक्स्ट्रा करंट को दे रहा है। क्लियर है? अगर आप गौर करें तो हो क्या रहा है, जो ये कॉइल है जिसे आप इंडक्टर बोलते हैं, जब ये एसी सर्किट के साथ जुड़ी हुई हो तो इंडक्टर आपका चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। जब ये बढ़ रहा था तो उसको घटा दिया और जब ये घट रहा था तो उसको बढ़ा दिया। तो इट विल अपोज टू द चेंज इन करंट। ठीक है,
तो देखिए बेटा यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एन इंडक्टर इन दी एसी सर्किट मेक इट डिफिकल्ट फॉर करंट टू चेंज, मतलब वो चेंज इन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि डिफिकल्टी इन चेंज इन करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाउ फास्ट करंट इज चेंज। जितनी तेजी से करंट चेंज होना चाहेगा उतनी तेजी से ये क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। ठीक है, तो डिफिकल्टी इन चेंज इन करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ फास्ट दी करंट चेंज। ठीक है, अब ये डिफ़िकल्टी इन चेंज इन करंट को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहे, देखिए अगर मैं कहूँ कि इस बार कम डिफ़िकल्टी पैदा की, इस बार ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा की, तो ये क्लियर आइडिया नहीं है। उसका एक नंबर चाहिए कि भाई कितना पोजीशन दिया। तो अगर मैं उसी चीज़ को क्वांटिफाई करना चाहूँ, ठीक है, तो इफ़ वी वांट टू क्वांटिफाई द डिफ़िकल्टी इन चेंज इन करंट वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर हो रही है बात आपको? तो देखिए ज़रा ध्यान से, आपको पता है कि जो फ्लक्स इंड्यूस होगा इन वन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I1 के। ठीक है, जितना करंट एट एनी टाइम उस कोइल वन में से जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल ही EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। और ये एक टर्न्स के लिए है, अगर n टर्न्स हैं तो N1 ∅1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप बोलते हो सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है बात आपको? आपको पता है अगर मैं वन में EMF देखूं तो कैसे होगा वो, -N1 d∅1/dt। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, N1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा d∅1/dt, L कांस्टेंट और यहाँ पर क्या आ जाएगा di1/dt। ठीक है, तो अगर अल्टीमेटली देखें ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो EMF इन वन विल बी इक्वल टू -L di/dt। क्लियर है? अगर आपको इंड्यूस करंट निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस इन कॉइल 1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, एंड यू विल फाइंड द इंड्यूस करंट इन द कॉइल 1 दैट विल बी इक्वल टू -L/R1 di/dt। ठीक है, तो बेटा एक बात और, क्या आप यहाँ से L को डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, L विल बी इक्वल टू द फ्लक्स linked with the coil 1 when current passing through this coil will be unity। और एक तरीका ये है कि L will be equal to the induced EMF when rate of change of current is unity। ठीक है, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। नोट कीजिए, हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट होती थी। ठीक है, अब डायमेंशन और निकाल लेते हैं। आपको पता है कि EMF विल बी इक्वल टू -L di/dt, माइनस साइन करंट की डायरेक्शन के लिए था। ठीक है, और उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। EMF क्या है, अल्टीमेटली वोल्टेज है, और वोल्टेज आपको पता है क्या होती है, वर्क बाय चार्ज। ठीक है, तो वर्क की डायमेंशन होती है बेटा mL² t-2 और चार्ज की होती है AT। ठीक है, जब ये T पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो ये -1। तो अल्टीमेटली मैंने वही लिख रखा है, करंट की A और टाइम की T। ठीक है, अब इस T को ऊपर लेके जाइए, T की पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पर T की पावर -3 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो T की पावर कितनी बची, -2। ये A नीचे आएगा, पलटी मारकर ऊपर जाएगा और A की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस दे रखी है 10 हेनरी और कह रहा है कि करंट चेंज हो रहा है 10 से 7 एम्पियर, और कितने समय में चेंज हो रहा है, 9 × 10⁻² सेकेंड। तो EMF इंड्यूस बताइए, तो EMF इंड्यूस कितना होता है, L di/dt। L आपका कितना है, 10 है, डेल्टा I क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना आपको, और टाइम आपके पास ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। आपको पता है कि किसी भी सोलेनोइड में से अगर करंट गुजरेगा I तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, μ0 Ni। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स क्या होता है, B × एरिया, तो एरिया से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। दिस विल बी फ्लक्स पासिंग थ्रू दी वन कोयल। अगर N कोयल है तो N से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, Li के। तो अल्टीमेटली मैं इस चीज़ को Li के बराबर रख सकता हूँ, है ना। तो आप I को नीचे लेके आएँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। L कितना आ गया आपके पास, μN × कैपिटल N πr²। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, इस n को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, तो n/L लिख सकता हूँ। तो n/L आएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, L बच जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। ठीक है, तो
तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा सेल्फ इंडक्टेंस को। उसके क्या फॉर्मूले हैं, एक है आपका N phi इज इक्वल टू Li और EMF इज इक्वल टू -L di/dt, ठीक है। और उसके बाद आपने सीखा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड और उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू n² pi r²/L, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, r इज द रेडियस एंड L इज द आपका लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।